प्रधानमंत्री ने कुछ मीडिया हाउसेस को खोमचे में लेकर उनके कंटाप लगाया। सबसे बड़ा इल्जाम पत्रकारों पर यह है कि वो दलाल हैं, वो चाटुकार है। तो फिर यह सवाल तो मीडिया पर भी उठता है कि 60 साल से अगर देश बर्बाद हो रहा था तो मीडिया क्या कर रहा था। अगर आज का मीडिया गोदी में बैठा है तो क्या पहले का मीडिया कुर्सी पर बैठा था? दुगलापन मत कीजिए। अगर बोलने नहीं दिया जाता या सवाल पूछने पर आपको बाहर कर दिया जाता तो आपका YouTube चैनल भी तो बंद किया जा सकता था। मुझे ब्लॉक किया हुआ भाई ट्विटर पर। क्यों ब्लॉक किया? सारे ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये थोड़ी सी मेरी शेव बढ़ गई है क्योंकि सरजू बिरजू के लिए मैंने ये पढ़ाई है। सरजू बिरजू से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त प्रधानमंत्री का लोकसभा और राज्यसभा में दिया गया भाषण है। पता नहीं कितने मीडिया हाउसेस को इस बात का एहसास हुआ होगा कि प्रधानमंत्री ने कुछ मीडिया हाउसेस के कंटाप लगाया है, वो भी खोमचे में लेकर। पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि अखबार की सुर्खियों ने मोदी नहीं बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि टीवी के चमकते चेहरों ने मोदी नहीं बनाया है। खुद को पल पल खपाना पड़ा है, तब जाकर सरकार बनी, तब जाकर मोदी बनी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि न्यूज चैनल्स ने इस बयान को कैसे लिया या इस बयान में छिपे संदेश को कैसे लिया, लेकिन मैंने कहा ना, यह बयान देकर मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ने कुछ मीडिया हाउसेस को खोमचे में लेकर उनके कंटाप लगाया है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनाम भी हुए और नाम भी नहीं हुआ। क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री कि अखबार की सुर्खियों ने उन्हें नहीं बनाया? क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री कि टीवी के चमकते चेहरों ने उन्हें नहीं बनाया? किन अखबारों की बात कर रहे थे वो? किन चमकते चेहरों की बात कर रहे थे वो? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथाकथित चाटुकारिता करने वाले अखबारों और चैनलों को भाई साहब जमकर लताड़ा है। समझे आप? मुझे नहीं पता कि ब्रेकिंग न्यूज में जब आप ये खबर चला रहे थे तो इस खबर का मर्म भी समझ रहे थे या नहीं। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे तो किससे कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, आप समझ रहे थे या नहीं? मुझे क्या लगता है कि न्यूज चैनल्स के लिए, अखबारों के लिए केवल ये दिखाने, बताने और छापने वाली खबर नहीं थी, बल्कि ये अपने गिरेबान में झांक कर देखने वाली खबर थी। ये छोटा मोटा बयान नहीं था प्रधानमंत्री का। मौजूदा दौर में मीडिया पर सबसे बड़ा यह इल्जाम है कि वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया माने गोद में बैठ गए सरकार की। सबसे बड़ा इल्जाम पत्रकारों पर यह है कि वो दलाल हैं, वो चाटुकार हैं। ऐसे में पीएम का यह बयान कि टीवी के चमकते चेहरों ने उन्हें नहीं बनाया, अखबार की सुर्खियों ने उन्हें नहीं बनाया, क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये आत्ममंथन का दौर है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए। ये चैनलों को तय करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को कैसे लिया जाए और इस बात में छिपे संदेश को कैसे लिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर यह उंगली मीडिया की तरफ उठी है। चाहे प्रधानमंत्री इससे इनकार कर दें, चाहे अपने गिरेबान में झांकने की बजाय न्यूज चैनल ऊपर ही ऊपर से कह देंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है, ये एक बहुत गंभीर बात है जो प्रधानमंत्री ने कही है। और ये आज के दौर के मीडिया पर ही नहीं कही है, मैं कहता हूं कि किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसी ये बात कही है। तो फिर इसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, इसके मायने भी निकाले जाने चाहिए। इसके अलावा ये तो लोकसभा की बात रही। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में
कल बोलते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। मैं कांग्रेस पर बात नहीं करूंगा, मैं देश पर बात करूंगा, क्योंकि मीडिया उसी देश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक जिस देश के 60 साल कांग्रेस ने बर्बाद कर दिए, उस देश का एक अहम हिस्सा है मीडिया। तो क्या इसे जोड़कर ऐसे देखा जा सकता है कि देश के साथ मीडिया भी बर्बाद हुआ 60 सालों में? मेरा स्पेकुलेशन हो सकता है, मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन हम हैं तो उसी देश का हिस्सा जिसके बर्बाद होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि देश बर्बाद हो गया और मीडिया बच गया? क्योंकि अगर मीडिया बच गया होता तो देश बर्बाद होने से बच जाता। वैसा वर्षा प्रहरी हैं हम राष्ट्र के, सुरक्षा प्रहरी जैसे जवान होता है, ऐसे हम खबर प्रहरी हैं। तो फिर यह सवाल तो मीडिया पर भी उठता है कि 60 साल से अगर देश बर्बाद हो रहा था तो मीडिया क्या कर रहा था? उठता है कि नहीं उठता है? तो मैं इन दोनों बयानों को मीडिया के भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़कर देख रहा हूं। दोस्तों, सरकारों पर मीडिया के इस्तेमाल का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा, या फिर मीडिया का सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाने का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा। यह हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि सरकार मीडिया का इस्तेमाल अपने हिसाब से करती है, मीडिया जो है वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया में तो मैं 22-23 साल पहले आया हूं। उससे पहले जब मैं अखबारों में लिखता था, व्यंग, सैटायर, तो अखबार के संपादक मेरे अच्छे से अच्छा व्यंग लौटा देते थे। जब मेरी बात होती थी तो वही कहते थे कि शानदार व्यंग था, बहुत अच्छा कटाक्ष था, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के फलां शख्स पर जा रहा था या रूलिंग पार्टी के आला कमान पर जा रहा था। रूलिंग पार्टी कौन थी मैं नहीं इसका जिक्र करना चाहता। इन सालों में कौन कौन रूलिंग पार्टी रहा है आप बखूबी जानते हैं। और वो मेरा आर्टिकल वापस कर दिया जाता था, जबकि वो सैटायर था, वो व्यंग था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि यार, हम व्यंग्यात्मक लहजे में भी क्या अपनी बात नहीं कह सकते? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह आरोप आज नहीं लग रहा कि सरकार बोलने नहीं देती, और इस पर भी मैं आऊंगा कि सरकार बोलने देती है या नहीं बोलने देती मीडिया को, मीडिया वालों को। लेकिन ये मैंने आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि तब न्यूज चैनल नहीं थे, रेडियो सरकारी उपक्रम हुआ करता था, ले दे के बचे अखबार। अखबार में हम व्यंग लिखते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, व्यंग लिखता था, तो वो व्यंग, कई व्यंग वापस कर दिए जाते थे कि रूलिंग पार्टी पर टिप्पणी है व्यंग्यात्मक, तो हम इसे लेकर के विवाद पैदा नहीं करना चाहते, जबकि वो व्यंग था। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हास्य और व्यंग में आपको लिबर्टी मिल जाती है कुछ भी कहने की, कुछ भी इन द सेंस हद में रह करके, हास्य की हद में, व्यंग की हद में रह करके, उसके पैरामीटर में रह करके। ऐसा नहीं कि कुछ भी माने कुछ भी, लेकिन बावजूद उसके वो भी स्वीकार्य नहीं था। दोस्तों, मैंने ना आकलन किया कि इन 70-75 सालों में ये जो मीडिया आज अचानक से गोदी मीडिया कहलाने लगा है, ये क्यों हुआ है? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले सोशल मीडिया नहीं था। अब क्या होता है कि सोशल मीडिया है तो लोगों के पास प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने के, पहले नहीं थे। मुमकिन है कि पहले लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता था, इसलिए शायद उजागर नहीं हो पाई कुछ चीजें। मैं अब भी दावा नहीं कर रहा कि असलियत क्या थी, मुझे नहीं पता, मैं उस दौर में मीडिया का हिस्सा नहीं था। जब से हुआ मैं तभी की बात कर सकता हूं, तब की आपको बता रहा हूं। मुझे याद है कि कौन सा ऐसा साल नहीं था जब किसी नेता पर डॉक्यूमेंट्री न चली हो, उसकी जन्मदिन पर या उसके मरण दिन पर। मरण दिन पर तो समझ में आता है, चलिए, कि हम उनकी बरसी पर उनको याद कर रहे हैं और राजनीति में उन्होंने क्या दिया, समाज को उन्होंने क्या दिया,
देश को उन्होंने क्या दिया, हम एक आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई यही उनका योगदान रहा। लेकिन हैप्पी बर्थडे पर, जन्मदिन पर डॉक्यूमेंट्रीज चलते देखिए। मैंने वॉइस ओवर किए यार, मैंने उन डॉक्यूमेंट्रीज के वॉइस ओवर किए। कई बार तो रूलिंग पार्टी का नेता नहीं भी होता था, लेकिन न्यूज चैनल वाले डॉक्यूमेंट्री चलाते थे उसके ऊपर, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। तो आज अगर सोचें तो वो क्या था? अगर आज का मीडिया गोदी में बैठा है, तो क्या पहले का मीडिया कुर्सी पर बैठा था? क्या अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था? मैंने कहा ना, अगर कर रहा होता तो क्या प्रधानमंत्री ये कहते कि किसी एक पार्टी ने 60 साल में देश को बर्बाद कर दिया? ये सवाल हम मीडिया कर्मियों पर भी है। समझने की कोशिश कीजिए, इस बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देश, समाज, सरकार, इन सबको नियंत्रण में रखने का काम मीडिया का है। बैलेंस का काम मीडिया का है। हम ही तो बताते हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, हम ही तो बताते हैं कि क्या अव्यवस्था फैली पड़ी है, हम ही तो बताते हैं कि सरकारी विभागों में क्या कुछ चल रहा है, कैसा घालमेल और अव्यवस्था चल रही है। तो अगर किसी रूलिंग पार्टी ने देश को बर्बाद किया तो हम क्या कर रहे थे उस वक्त? चलो 60 साल से मीडिया नहीं था इस देश में, अखबार तो थे, उनको तो मीडिया कहेंगे आप। मीडिया का मतलब वैसे भी न्यूज चैनल हो गया खाली, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करके आपको समझाना ठीक समझा। अब सोशल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के समानांतर आ गया है। उसको भी अब लोग, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा तरजीह अब लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया को। तो इस वजह से शायद हर किसी को अपनी बात कहना आसान हो गया है, किसी प्लेटफॉर्म पर रखना आसान हो गया है। पहले शायद लोग न कह पाते हो, दिल में रख के रह जाते हो। अब मेरे जब आर्टिकल्स वापस आ जाते थे, सैटायर्स वापस आ जाते थे, तो मैं किसी से कहां कह पाया ये बात? कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था ना ये बात कहने का कि भाई ऐसा हो रहा है साहब, मुझे बोलने से रोका जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी मेरी छीनी जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि दोगलापन मत कीजिए। मोदी बोलने नहीं दे रहा, सवाल नहीं पूछा जा सकता मोदी सरकार से। आप अगर बोलने नहीं दिया जा रहा होता आपको, तो आप सवाल कैसे पूछ रहे होते? सीधी सी बात है कि नहीं? आप रोज सवाल पूछ रहे हैं सवाल। आपको अगर बोलने नहीं दिया जाता तो आप सवाल कैसे पूछ रहे होते? और आप सवाल पूछ रहे हैं, इससे यह भी तय हो गया कि सवाल पूछने पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं? हां, जवाब नहीं मिल रहा, यह मैं मान सकता हूं कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो इस बात पर घेरिए ना, इस बात पर घेरिए जवाब न देने वाले को। आप दोगली बातें क्यों कर रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा, सवाल पूछने की आजादी नहीं है? अरे सवाल पूछ रहे हो ना, बोलकर ही तो पूछ रहे हो। तो फिर दोनों बातें पहले तो खारिज हो गई कि बोलने नहीं दिया जा रहा और सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा। अरे भाई, बोलकर ही सवाल पूछ रहे हो, जवाब नहीं मिल रहा, वो शिकायत जायज हो सकती है। वो मैं मानता हूं कि आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो आपको जवाब न देने वाले को इस विषय पर घेरना चाहिए। ये अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए कि बोलने नहीं दिया जा रहा, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे पत्रकार जो न्यूज चैनल छोड़ चुके हैं या न्यूज चैनल से निकाल दिए गए हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल लेकर के बैठे हुए हैं। और भैया, उनके ना बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं, और उनका एक ही काम है, सवाल पूछना। अरे जाहिर सी बात है भाई, मीडिया का भी तो पंचलाइन यही है, वी आर अगेंस्ट द सिस्टम, होना भी चाहिए। तो भाई, वो अगेंस्ट द सिस्टम रोज सवाल पूछते हैं, पूछना भी चाहिए, सही बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर यह कहते हैं कि हमें न्यूज चैनल में रहकर सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा था, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था। हम बोले तो गाज गिर गई, हमें निकाल दिया गया, हम बोले तो हमसे इस्तीफा ले लिया गया। यह गलत है। अगर बोलने नहीं दिया जाता या सवाल पूछने पर आपको बाहर कर दिया जाता, तो आपका यूट्यूब चैनल भी तो बंद किया जा सकता था। आपकी रीच
न्यूज चैनल में रहते हुए उतनी नहीं थी जितनी यूट्यूब चैनल के जरिए है। आप उतना पैसा, कुछ हैं पत्रकार भाई मैं जानता हूं, आप उतना पैसा न्यूज चैनल में नहीं कमा रहे थे जितना आप अपने यूट्यूब चैनल पर कमा रहे हैं। तो अगर इतना आसान था आपको नौकरी से निकाल देना सवाल पूछने पर, बोलने पर, तो फिर क्या मुश्किल था कि आपका यूट्यूब चैनल भी बंद करवा दिया जाता? वो तो चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, और आपने किसी भी न्यूज चैनल के इक्वलेंट पैरेलल खड़ा कर लिया अपना यूट्यूब चैनल। तो यार ऐसी दोगली बातें मत करो कि बोलने नहीं दिया जाता, सवाल नहीं पूछने दिया जाता, है ना। बल्कि एक नए प्लेटफॉर्म पर आप आए और वो फल फूल रहा है यूट्यूब का, और उस पर भी सरकारी नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है कि आप कहें कि अरे उस पर भी सरकार का नियंत्रण होता तो बंद कर दिया जाता। कई यूट्यूब चैनल बंद किए भी गए, लेकिन वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल पाए गए, इसलिए बंद किए गए। आपके चैनल अभी भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। तो इसीलिए क्या आपत्ति है? इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। हो सकता है कि न्यूज चैनल में आप सवाल पूछने के बहाने या बोलने के बहाने अपना कोई एजेंडा साध रहे हो, न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस पर आपत्ति की गई हो। आपको न्यूज चैनल अपना प्लेटफॉर्म क्यों यूज करने देगा साहब? अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए या अपना एजेंडा चलाने के लिए? तो ये मत कहिए कि बोलने नहीं दिया गया इसलिए बाहर कर दिए गए, सवाल पूछ लिए इसलिए बाहर। अरे यार मैंने भी कई बार सवाल पूछे। मैं न केवल कांग्रेस के शासनकाल में नेताओं से सवाल पूछता था, बल्कि बीजेपी के काल में भी सवाल पूछे मैंने। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए जाकर के, सब यूट्यूब पर, सब सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। जवाब नहीं मिलता था कई बार, तो क्या दिक्कत है? हमने तो सवाल पूछा ना, सवाल पूछने से तो किसी ने नहीं रोका। आप अपने धर्म का, पत्रकारिता धर्म का निर्वाह बखूबी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। बाधाएं तो कब नहीं आती। आप कहेंगे साहब के सवाल भी पूछ लूं, जवाब भी मिल जाए, नौकरी भी चलती रहे, तो हो सकता है कि ये सब कुछ एक साथ ना चल पाए, है ना। हर्डल्स तो आते ही हैं सबकी जिंदगी। अरे आपके घर में होते हैं हर्डल्स। आपके घर में अगर आप फीमेल हैं तो क्या आपका पति, आपका भाई, आपके पिता आपका हर सवाल का जवाब दे देते हैं? अगर आप मेल हैं तो आपकी मां, आपकी बीवी, आपकी बहन क्या आपके हर सवाल का जवाब दे देती हैं? तो ये तो घर परिवार में भी चलता है कि आप सवाल पूछते हैं, कई बार जवाब नहीं मिलता। लेकिन सवाल पूछने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से होनी चाहिए। ये जो अभिव्यक्ति की आजादी का टॉलरेंस, इंटॉलरेंस की बात करने वाले लोग हैं ना, ये जो कहते हैं कि देश में असहिष्णुता फैल गई है, ये बड़े मक्कार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेकर के क्राउड को वहां डाइवर्ट करना नहीं चाह रहा कि उनके भाव बढ़े, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ भाई ट्विटर पर। क्यों ब्लॉक किया है साहब आपने? मैं कभी आपकी टेरिटरी में नहीं गया, मैंने कभी आपको कोट नहीं किया, मैंने आपको कभी रिप्लाई नहीं किया, मैंने आपके ट्वीट कभी लाइक नहीं किए, मैंने किसी और के ट्वीट पर आपका जिक्र नहीं किया, तो फिर आपने मुझे क्यों ब्लॉक किया हुआ है? और ये वही लोग हैं जो देश में असहिष्णुता का रोना रोते हैं कि अरे साहब देश में तो बड़ा इंटॉलरेंस है, बड़ी असहिष्णुता है। भाई मेरे को आपने किस वजह से ब्लॉक किया है? आप सहिष्णु हैं? मुझे भी कई चीजें पसंद नहीं आती, मैं भाई ट्विटर पे किसी को ब्लॉक नहीं करता, मैंने कहीं पर भी किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ। क्यों ब्लॉक करना? निंदक न्यारे राखिए। ये वही लोग हैं जो ये भी सुनाते हैं, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ये वही लोग हैं और जाके ट्विटर पे ब्लॉक मार देते हैं। मैं कह रहा हूं गाली दे कोई, आप ब्लॉक कर दो। कोई आपके घर परिवार पर कोई ऐसी भद्दी टिप्पणी करे, आप ब्लॉक कर दो। लेकिन जिस शख्स ने आपकी टेरिटरी में कदम नहीं रखा, मैं तो कोई कमेंट लाइक करने के लिए, किसी ने लाइक किया भाई कि बहुत अच्छी बात कही है, किसी की किताब पब्लिश हुई तो मैंने कहा बधाई दे दें, जब मैं ट्विटर पे गया देखा मैं ब्लॉक हूं। किसी की कोई फिल्म रिलीज हुई, मैंने कहा बधाई दे दें, मैं देखा मैं ट्विटर पे ब्लॉक हूं। अरे भाई मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? और अगर आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या करते आए और अब क्या कर रहे हैं। तो सहिष्णुता के क्रांतिवीरों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने तो आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछा भाई, और आप असहिष्णु हो गए, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर अनावश्यक रूप से किसी भी व्यवस्था पर असहिष्णु होने का इल्जाम तब तक मत लगाइए जब तक कि वो सही मायनों में असहिष्णु ना हो,
है ना। मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है। मैंने इन लोगों की भी बात इसलिए की क्योंकि ये मीडिया से ही वाबस्ता लोग हैं, ये सब मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, ये मीडिया को चला रहे हैं। तो अब अपनी इस सोच को लेकर के अगर मीडिया को ऐसे चला रहे हैं ये लोग, तो फिर फर्क तो पड़ेगा आउटपुट में। वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, मैं क्या करूं। लेकिन आप फ्री हैं जब भी मेरी बात पसंद ना स्किप कर देने के लिए, है ना। हाँ, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मौजूद है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो बात कही, मीडिया हाउसेस ने किस तरीके से ली, मैंने जो आकलन दिया मीडिया हाउसेस की भूमिका पर, जिम्मेदारी पर, आत्ममंथन पर, उस पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर बहुत मौजूद है। सुनिए कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। और मेरे सभी मीडिया कर्मी भाइयों के लिए ये शेर मैं समर्पित कर रहा हूं वसीम बरेलवी साहब का कि लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे एक और बहुत दिलचस्प कहानी लेकर के मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।